ओके, रिकॉर्डिंग में। हेलो भाई, तो कैसे हैं आप लोग। आज है 2 मार्च और 2022 चल रहा है, तो हम लोग आज देखने वाले हैं 2 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कहाँ देखेंगे? गौती के क्लास में गौतम कुमार के साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं। बिहार स्पेशल में आज कुछ खास है नहीं, ठीक है। नेशनल राष्ट्रीय न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे है, दिल्ली में 3 दिवसीय हस्तशिल्प मेला की शुरुआत की गई है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारी केंद्रीय मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, ठीक है, नाम आपने सुना होगा, मीनाक्षी। ठीक ना। हमारी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया है। तो देखते हैं। तो इस मेले का आयोजन भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के द्वारा किया गया है। तो यह मेला विदेश मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया है और यह करीब करीब 1 सप्ताह तक चलने वाला मेला है, ठीक है ना। बस यही है इसमें कि दिल्ली में आयोजित किया गया है, मीनाक्षी लेखी ने किया है और यह 3 दिवसीय 3 दिनों तक चलेगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल यूरोपीय संघ डेटा अधिनियम, मतलब कि यूरोपीय यूनियन ने अपना डेटा को लेकर कोई कानून बनाया होगा। देखते हैं इसमें क्या है भाई। तो देखिए, तो इसमें बोला गया है कि अभी फरवरी 2022 को यूरोपियन आयोग ने अपना मसौदा डेटा अधिनियम प्रकाशित किया है, मतलब उन्होंने बना के प्रकाशित किया है। देखते हैं क्या है। तो डेटा अधिनियम एक यूरोपीय विधायी प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जो व्यापार से सरकार डेटा साझाकरण को प्रोत्साहित करे। यूरोपीय आयोग से 2021 की चौथी तिमाही में औपचारिक रूप से अधिनियम पेश करने की उम्मीद की गई थी, फिर भी यह प्रस्ताव औपचारिक रूप से 23 फरवरी 2022 को जारी किया गया है। मतलब कि यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि जो भी डेटा होगा ये सरकार को, मतलब व्यापार का, ये लोग जनरली B2G में यकीन कर रहे हैं। बी का मतलब बिजनेस, जी का मतलब गवर्नमेंट, मतलब कि ये सारा डेटा बिजनेस से उठा करके गवर्नमेंट के साथ ये साझा करने वाले हैं। ऐसा इनका मानना है, इन्होंने प्रकाशित किया है। आगे चलते हैं। स्टेट स्पेशल में नाइट नेविगेशन ऐप, तो ये क्या है भाई। तो देखो, अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री कौन है भाई? हेमंत विश्व शर्मा। मुख्यमंत्री कौन है भाई? हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा ये हैं असम के मुख्यमंत्री। तो गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला लाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये क्या है भाई? तो यह ऐप राज्य परिवहन विभाग द्वारा IIT मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से विकसित किया गया है। ये करेगा क्या? ये करेगा क्योंकि रात में भी, ताकि देखो, जो भी बिजनेस होता है असम में उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नदियों से आता है, ताकि रात में भी नौका का जो रूट है वो प्रभावित ना हो, लोगों को वो रोशनी दिखाएगा, इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। केबल रेल ब्रिज, ठीक है ना। केबल है भाई, ये रस्सी वाला केबल है। केबल रेल ब्रिज ये क्या है भाई? थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी जम्मू कश्मीर में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बनाया जा रहा है या फिर बनाया गया है। देखते हैं क्या है, कहाँ पे है भाई? जम्मू में है, जम्मू कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर में देश का पहला केबल रेल ब्रिज का काम चल रहा है। तो भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर, किसने भाई? अंजी नदी पर देश का पहले केबल से बने पुल की तस्वीर साझा की गई है। मतलब ये पुल बन गया है और उसका तस्वीर साझा किया गया है, ठीक है। मतलब ये बन रहा है। निर्माणाधीन अंजी
अंजी खंड पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का ही एक हिस्सा है, जो कि कटरा और रियासी क्षेत्रों को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ेगा। इस परियोजना को भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू की गई सबसे कठिन परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है संजीव सान्याल। ये कौन है भाई? तो देखिए, तो अभी वित्त मंत्रालय के प्रमुख है, आर्थिक सलाहकार। ठीक है, संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है ना, ये थे आर्थिक सलाहकार। आर्थिक सलाहकार, भाई आर्थिक सलाहकार किसके थे? तो भाई ये थे वित्त मंत्रालय के, वित्त मंत्रालय ये आर्थिक सलाहकार थे, लेकिन अब ये आर्थिक सलाहकार बन गए हैं अब ये प्रधानमंत्री के, ये प्रधानमंत्री के मंत्री के अब आर्थिक सलाहकार बन गए हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालीन सदस्य के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ डेथ भी नहीं है, स्पोर्ट्स पे में कुछ नहीं है, सिक्योरिटी में एक आता है मिलन एक्सरसाइज, जिसे हम लोग देखते हैं। ये मिलन एक्सरसाइज क्या है? जो मिलन एक्सरसाइज मुख्य रूप से एक नौसैनिक अभ्यास है। क्या है भाई? जो मिलन है एक नौसैनिक अभ्यास है। जो मिलन है एक नौसैनिक अभ्यास है। तो भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण 25 फरवरी 2022 से सिटी ऑफ डेस्टिनी के रूप में मनाया जाने वाला शहर विशाखापट्टनम में शुरू हो गया है। विशाखापट्टनम में शुरू कर दिया गया है। तो इस अभ्यास का आयोजन 2 चरणों में कुल 9 दिनों तक चलने वाला है। कुल 9 दिन तक ये चलने वाला है। तो मिलन 2022 का जो विषय है, तो इसका विषय थोड़ा जान लीजिए। इसका जो विषय है कैमराडरी, कोहेजन और कोलेबोरेशन, जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया के लिए बड़े स्तर पर एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में पेश करना है। ठीक है ना। और जो ये मिलन एक्सरसाइज है हर 2 साल में एक बार होता है। ये एक द्विवार्षिक एक्सरसाइज है। मिलन है कि द्विवार्षिक और बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। कब की भाई? 1995 में अंडमान एंड निकोबार में, इसकी शुरुआत की गई थी। तो जो मिलन जो 2022 जो इस बार होने वाला है, ये अब तक का सबसे बड़ा मिलन एक्सरसाइज होने वाला है, क्योंकि इस बार भारत ने कुल 40 देशों को मिलन में भाग लेने के लिए बुलाया है भाई। 40 देश, अब वो सब के सब इसमें आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें नहीं, हाँ प्रोफेसर नीना गुप्ता, ये तो खैर अब खबर पुराना हो चुका है। प्रोफेसर नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार। तो देखो, जो नीना गुप्ता ये वो नहीं है जिसे हम लोग टीवी पर देखते हैं। ये क्या प्रोफेसर लगा हुआ, ये प्रोफेसर है। ठीक ना। और रामानुजन पुरस्कार मिला गया है। मतलब रामानुजन पुरस्कार किसको मिलता है? तो भाई तो ये मिलता है गणित के क्षेत्र में। गणित के क्षेत्र में योगदान देने के लिए रामानुजन पुरस्कार को दिया जाता है। यह और किसी को भी नहीं मिलता है। नीना गुप्ता को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन्होंने किया क्या है भाई? तो इन्होंने किया है कि एल्जेब्रा ज्योमेट्री, इन्होंने एल्जेब्रा ज्योमेट्री के ऊपर काम किया है और कम्यूटेटिव एल्जेब्रा के ऊपर काम किया है, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो रामानुजन पुरस्कार का घोषणा कौन करता है, देता कौन है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इस पुरस्कार को जारी करता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी नहीं, इंपॉर्टेंट डे देखते हैं। मार्च का महीना शुरू हो चुका है। आइए चलिए शुरू करते हैं। कल था 1 मार्च। तो 1 मार्च को हमने शून्य भेदभाव दिवस मनाया, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, और हमने विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया। फिर कल आएगा 3 मार्च। 3 मार्च को हम लोग विश्व वन्य जीव दिवस मनाएंगे और फिर विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
अगला फिर आएगा 4 मार्च। 4 मार्च को हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाएंगे। 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। 10 मार्च को हम लोग CISF का राइजिंग डे के रूप में मनाते हैं। 13 मार्च को हम लोग धूम्रपान निषेध दिवस मनाते हैं। जनरली 13 मार्च को नहीं, इसे हम लोग मार्च के हर दूसरे बुधवार को मनाते हैं। इस बार ये 13 तारीख पड़ रहा है, ठीक है ना। फिर आएगा 14 मार्च। 14 मार्च को हम लोग पाई डे मनाते हैं। कौन पाई भाई? ये वाला पाई डे। और फिर उसके बाद हम लोग मनाते हैं नदियों के लिए नदियों के लिए कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं, इंटरनेशनल एक्शन डे ऑफ रिवर। आगे बढ़ते हैं। 15 तारीख 15 मार्च आएगा। 15 तारीख को हम लोग विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे। 16 तारीख को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण के रूप में मनाते हैं। 18 तारीख को हम लोग मनाते हैं आयुध निर्माण दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 तारीख को हम लोग मनाएंगे प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग मनाएंगे, मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाते हैं। फिर 20 तारीख को हम लोग विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को हम लोग विश्व वानिकी दिवस मनाएंगे। और फिर 21 तारीख को हम लोग विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाएंगे। और 21 तारीख को हम लोग विश्व कविता दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। फिर आएगा 22 मार्च। 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाएंगे। 23 मार्च को हम लोग विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाएंगे। 24 मार्च को हम लोग विश्व क्षय रोग दिवस मनाएंगे। 27 मार्च को हम लोग विश्व रंगमंच दिवस मनाएंगे। बस इतना ही है। तो चलिए भाई लोग, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं फिर भी बताइए, बुरे लगते हैं फिर भी बताइए। चलिए ठीक है, हम लोग कल के वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।